सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेट इंग्लिश के जो टेट का जो एग्जाम होता है उसमें जो इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह के पेपर में सवाल आते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं सवाल की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि डायरेक्शंस यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। मतलब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। मतलब इडियम्स हैं, राइट। तो आपको पता होगा 1 से 2 इडियम्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक स्टेटमेंट है, उसमें एक बोल्ड की हुई जो बात है, जैसे टर्न द डेफ ईयर यहाँ बोल्ड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस टर्न द डेफ ईयर का राइट मीनिंग क्या है, राइट। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि एक सेंटेंस में आपको बोल्ड करके दे रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई एग्जाम्पल सेंटेंस ना दिया हो, सीधा इतनी सी बात लिख के देगा टर्न द डेफ ईयर। तो फिर वो थोड़ा टफ हो जाता है कि आपको लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए मुहावरे का। अब एग्जाम्पल जब आपके सामने है तो फॉर्मर जो स्टेटमेंट है द बॉय, और लेटर ऑन जो पार्ट लिख रहा है कहीं ना कहीं वहां से बच्चा क्लिक कर जाता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन सीधा अगर आपसे टर्न द डेफ ईयर पूछा जाए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वहां पे इडियोमेटिक नॉलेज होना चाहिए, इडियम्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो बोले द बॉय टर्न द डेफ ईयर टू द प्लेडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। वेल विशर्स होते हैं जो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। दोज हु थिंक पॉजिटिव अबाउट अस आर कॉल्ड वेल विशर्स, राइट। शुभ चिंतक जिनको हम बोलते हैं। और जो लड़का है, डेफ क्या होता है? बहरा होता है, मतलब वो सुनता नहीं है। वो जो लड़का है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। अब जो उसके वेल विशर्स उसके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, उनकी सारी प्लेडिंग्स को अनसुना करता है। ठीक है, जैसे अनदेखा करना होता है कि आपको पता है सामने वाला बंदा गलती कर रहा है फिर भी आप अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह बोल रहे हैं अनसुना करता है। तो क्या ये तो बिल्कुल गलत मीनिंग हो जाएगा इसका। ए वॉज डेडली अपोज्ड, बिल्कुल इरेलीवेंट ऑप्शन है। पोज्ड इंडिफरेंस बिल्कुल इरेलीवेंट है। राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे डी, दैट इज डिडंट पे एनी अटेंशन, कि जो लड़का है वो अपने वेल विशर्स की बातों को अनसुना करता है, ध्यान नहीं देता। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोला वी शुड गिव अ वाइड वर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। वाइड वर्थ होता है बेसिकली कीप अवे, दूर रहना, कि जो बुरे कैरेक्टर्स होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, बुरे कैरेक्टर्स के लोग होते हैं, उनसे हमें हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। तो दूरी बनाने के लिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कीप अवे फ्रॉम। पब्लिकली कंडेम करना चाहिए, नहीं होगा। गिव पब्लिसिटी टू, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नॉट सिंपैथाइज्ड विद, उनसे कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, नहीं। जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनसे हमेशा ही हम बोलते भी हैं कि हमें हमेशा बुरी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, राइट। तो राइट आंसर बनेगा कीप अवे फ्रॉम। Come to the question number third, बोला सुमित had to look high and low before he could find his scooter key। तो सुमित had to look high and low, तो हाई एंड लो का मीनिंग यहाँ पे क्या बन रहा है कि मतलब उसको जब तक स्कूटर की जो की थी वो नहीं मिली तो उसको हर जगह ढूंढना पड़ा। सो सुमित हैड टू लुक एवरीवेयर, राइट। तो राइट यहाँ पे नाउ वेयर बनेगा, ऑलवेज बनेगा, हमेशा करता है वो, नहीं। हो जाता है कई बार आपने कोई चीज रख दी है लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो फिर आप हर जगह उस चीज की सर्च करते हो, एवरीवेयर जाएगा यहाँ पे, लॉजिकली आंसर बनेगा सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोला यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट इन अ ब्राइड, राइट। सो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे बोल रहा है बी वेरी बिजी, rush in all directions and suffer much harassment, go to all post boxes and post offices, go to many offices and post letters। देखो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है कि जो लोग ना बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, एक जगह टिकते नहीं है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करते रहना, उस चीज को बोलते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो यहाँ पे बी वेरी बिजी बिल्कुल गलत है। राइट आंसर होगा रश इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब चारों तरफ भागना, लेकिन जो है फिर उसको जो है क्या मिलती है, जो इधर उधर जो है ज्यादा भागता है ना उसको फिर हैरेसमेंट ही मिलती है, मतलब निराश ही रहता है। तो सी और डी बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो यू में मतलब तुम दौड़ सकते हो सारी डायरेक्शंस में फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट इन अ ब्राइड। मतलब उस दुल्हन में आप क्या चाहते हो, अपनी दुल्हन में आप क्या चाहते हो, ठीक है। चाहे तुम इधर उधर भटकते रहो चारों डायरेक्शंस में, लेकिन आप जो है उससे क्या आपको हैरेसमेंट ही मिलेगी। तो ये इसका एक्चुअली थोड़ा ऑप्शन को बदल रहा है। फिफ्थ बोल रहा है एट अ पार्टी इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। तो जब हम बात करते हैं हाई स्पिरिट्स की, एक लो स्पिरिट्स होता है स्टूडेंट्स, एक हाई स्पिरिट्स होता है। जब हम हाई स्पिरिट्स की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होगा बेसिकली बी, दैट इज चीयरफुल।
ठीक है। और सिक्स्थ बोल रहा है शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। अब पॉइंट ब्लैंक अगर आपने थोड़ा क्राइम पेट्रोल से रिलेटेड अगर आपने कभी सीरियल देखे होंगे तो वहां पे भी इसको यूज करते हैं। पॉइंट ब्लैंक होता है सीधे गोली मार दी, कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मर्डर कर दिया किसी बंदे का, राइट। लेकिन पॉइंट ब्लैंक का मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं, ठीक है, मर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, बट पॉइंट ब्लैंक होता है किसी को सीधे ही बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो डायरेक्टली वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। अब्सर्डली, फुलिशली होता है, पॉइंटेडली बिल्कुल गलत है, ब्रीफली, इन अ नटशेल होता है, पॉइंट ब्लैंक नहीं होता। सो पॉइंट ब्लैंक होता है किसी को साफ साफ मना कर देना स्ट्रेट वे में, राइट। सेवंथ आप देख सकते हो, बोलो वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। सो ग्रीन आइड फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जो अमीर होते हैं, जलसी करते हैं, हैंडसम होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं। राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो वी शुड गार्ड, गार्ड भी वही होता है स्टूडेंट्स, दूरी बनाना, मतलब दूरी बना के रखो हमेशा जो जलसी करते हैं। आठवां देखिए, but it was clearly a case of the pot calling the kettle black when Rohan said the Ramu was a thief. So someone criticizing another for a fault which he himself has, a person accusing another of being black, a person blaming another for something he hasn't done, both are guilty of the same mistake. But it was clearly a case of the pot calling the kettle. अच्छा idiom है, black. The pot calling the kettle black when Rohan said the Ramu was a thief. तो ये होगा both are guilty of the same mistakes, नहीं होगा a person blaming another for something he hasn't done, राइट। तो आंसर सी बनेगा। मतलब जब आप किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो ब्लेम करता है दूसरे बंदे को, ठीक है, किसी चीज के लिए या किसी क्राइम के लिए, और फिर वो खुद मतलब साइड हट जाता है, तो यही बोलना चाह रहे हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहन ने जब ये कहा कि रामू एक चोर है, हो सकता है कि वो दोनों ही हो, ठीक है, ये बोल रहा है। नाइन्थ बोल रहा है राहुल फॉट टू थेन नेल। बड़ा इंपॉर्टेंट ईडीएम है जी, पेपर में आता है। राहुल फॉट टू थेन नेल, इस ईडीएम के साथ प्रेपोजिशन विद का भी एरर आता है, ध्यान रखना। टूथ एंड नेल एक ऐसा इडियम है स्टूडेंट, टूथ एंड नेल मुहावरे के साथ कभी भी विद प्रेपोजिशन नहीं लगती। यहां तो नहीं है, बस एरर की फॉर्म में भी आ जाता है, तो आपका इसका आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और एक आपको ये भी याद रखना, विद बैग एंड बैगेज भी नहीं होता। बैग एंड बैगेज, ये जो इडियम्स हैं इनके साथ बेसिकली हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, राइट, मतलब सॉरी प्रेपोजिशंस नहीं लगाते हैं, विद प्रेपोजिशन गलत मानते हैं। टूथ एंड नेल होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, जितना अच्छा हो सकता था उसने कोशिश करी अपनी कंपनी को बचाने की, राइट। तो एज बेस्ट एज ए गुड हो जाएगा। आप सोचोगे डी क्यों नहीं होगा? भाई डी इसलिए नहीं होगा, स्ट्रेंथ तो पॉजिटिव है, बट ये जो वर्ड है ये नेगेटिव है एक्चुअली। इसका मीनिंग एंगर होता है, गुस्सा, गुस्से से तो नहीं बचाएगा ना अपनी कंपनी को, इसलिए ये डी ऑप्शन कट जाएगी। चलो 10 देखिए, बोले द पॉपुलैरिटी ऑफ द yesteryear's superstar is on the wane, right? तो yesteryear's superstar is on the wane, on the wane होता है जब कोई चीज ना खराब हो जाती है, wane होता है बेकार। तो growing more, growing less, at its peak, at rock bottom, ठीक है। तो at rock bottom बोल सकते हैं हम, at its peak तो नहीं होगा क्योंकि on the wane मतलब बेकार, growing more, growing less हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी। चलिए 11th, when I shall see him, I shall tell him, राइट। तो एक्चुअली ये 11वां जो ये एरर की थोड़े क्वेश्चन है इसमें। तो एरर में क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कभी आप कंडीशन लगा देते हो, देखो मैं ऐसे बोलता हूं, अगर मैंने बोला ही विल गो एंड आई शैल कम, मतलब वो जाएगा और मैं आ जाऊंगा, आप ऐसे बोलो तो ये करेक्ट है, ठीक है। फ्यूचर टेंस आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहा है, आप सिंपली बोल रहे हो कि वो जाएगा और मैं आ जाऊंगा, ठीक है, इसमें आपने कुछ ऐसा नहीं बोला। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि अगर वो जाएगा, अगर इसी सेंटेंस में मैं यहाँ पे व्हेन को लिख देता हूं स्टार्टिंग, सपोज मैंने यहाँ व्हेन लिख दिया, व्हेन, फिर मुझे एच यहाँ स्मॉल करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, बीच में तो कैपिटल लेटर नहीं होगा, तो यहाँ मुझे ही कर दिया। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, व्हेन ही विल गो एंड आई शैल कम, ठीक है। सो व्हेन ही विल गो आई शैल कम, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो अब मैंने कंडीशन पुट कर दी, या आप यहां मैं इफ लिख देता हूं, राइट, तो फिर यहां पे विल नहीं आएगा, फिर यहां पे आएगा गोस, व्हेन ही गोस, फिर एंड भी नहीं आएगा, आई शैल कम। तो इसीलिए यहां पे व्हेन के साथ कंडीशन लगा रहा है, तो ये शैल कटेगा। मतलब दो बार फ्यूचर टेंस हम तब नहीं लिख सकते एक स्टेटमेंट में अगर कोई कंडीशन पुट कर रहा है कि अगर वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, इफ ही कम्स आई शैल गो, इफ ही कम्स आई शैल गो। सीधा बोलोगे ही विल कम
एंड आई विल गो, तो ये सही है। ही विल कम एंड आई शैल गो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब कंडीशन लगती है तो आप 2 टाइम्स फ्यूचर टेंस नहीं लिख सकते हो। व्हेन के साथ ध्यान रखना, इफ के साथ, व्हेन के साथ, दो के साथ, ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। ऑल्दो के साथ, इनके साथ आपको जो है कभी भी विल और शैल को नहीं लिखना, नहीं लेते अपने साथ। कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जब फ्यूचर टेंस नहीं लिखता। चलिए अगला 12वां देखिए, बोला हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट। अब आप इतनी बात तो समझते होंगे कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, शॉर्टकट ये है जी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग रहा है तो आप इतना टेंस का पहचान तो रखते हो कि सर ये तो पास्ट परफेक्ट है। जब अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो फिर इसके साथ अगली क्लॉज में, यहां वाली इस वाली क्लॉज में आप कभी फ्यूचर तो लिख ही नहीं सकते, तो विल यहां गलत है, यहां आना चाहिए वुड, इट शुड बी वुड। तो यहां हो जाएगा आपका वुड हैव प्लस V3, ये लगेगा हमारा यहां पे मॉडल की परफेक्ट फॉर्म, ये मॉडल का परफेक्ट स्टेट ऑफ मॉडल है, राइट। तो जब हैड प्लस V3 तो वुड हैव, तो यहां पास्ट लग रहा है तो वहां फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता। 13वां देखो, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज, राइट। अब जो मैंने आपको इफ और व्हेन बताया उसी लिस्ट में प्रोवाइडेड भी आता है, इफ है, व्हेन है, प्रोवाइडेड है, सपोजिंग है, ठीक है, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट भी हो सकता है, सपोजिंग है, ये सारे ही इमेजिनेशन को व्यक्त करते हैं, कंडीशन को बयां करते हैं। इनके साथ कभी भी आपने गलती से विल और शैल को नहीं लिखना होता, राइट। ये भी विल शैल नहीं लेता प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड के साथ यू विल बोल रहा है, इसको हटाइए यहाँ पे, ठीक है। आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडेड यू वियर द राइट काइंड ऑफ शूज वुड बी द राइट आंसर। 14वां देखो, बोला वर शी आए, अगर वो मैं होती तो क्या वो मैं हो सकती है, नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं बेसिकली सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इमेजिनेशन है ये, या आप इसको इम्प्रोबेबल बोल सकते हो, इम्प्रोबेबल भी बोल सकते हो। इम्प्रोबेबल होता है जो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या वो मैं हो सकती है, क्या वो आज मैं हो सकती है, या फ्यूचर में जाके कभी क्या वो कोई लड़की है वो मैं हो सकती है, नहीं हो सकती। इंप्रोबेबल कंडीशंस बोलते हैं ऐसी कंडीशंस को, और इंप्रोबेबल कंडीशंस में अगर हमेशा ही आप कभी पास्ट नहीं फ्यूचर टेंस नहीं लिखते स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखना, एक लाइन लिख देता हूं, कंडीशनल जो वाक्य होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा ही आपको पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। पास्ट टेंस लेता है कंडीशन, पास्ट लेता है, राइट। उसका पास्ट टेंस लिखते हैं तो यहां विल की जगह वुड है, राइट। 15वें पे चलो, बोले व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। अब देखो यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, ये एक रिजल्ट है कि आप पेंशन पे चले जाओगे, ये आपका परिणाम आ गया। और एक बात ध्यान रखना, रिजल्ट तभी आता है जब पहली स्टेटमेंट आप जो है कंप्लीट एक्शन में लिखोगे, तो ये ए पार्ट गलत बनेगा, यहां पे आएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, इट शुड बी व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस, कि जब आपने अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लिया। अरे जब आप कंप्लीट कर लोगे, सर्विस आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद ही तो बंदा पेंशन पे जाएगा ना। तो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होता है तभी रिजल्ट अगली क्लॉज में लिखा जाता है, राइट। चलो 16वां देखो, सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट। अब मैंने बता दिया कि फ्यूचर तो आता नहीं है, ये तो ठीक लिख रहा है, लेकिन ये दोनों वर्ड ना एक वाक्य में नहीं लिखे जाते। कभी भी सपोजिंग और इफ एक सेंटेंस में इकट्ठे नहीं लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। सपोजिंग भी एक पॉसिबिलिटी होती है, इफ भी पॉसिबिलिटी होती है। सपोजिंग एंड इफ कैन never be used together in the same sentence। तो इकट्ठे नहीं लिखेंगे आप, इन दोनों में से किसी एक वर्ड को ड्रॉप कर दो, चाहे आप इसको काट के आ जाओ पेपर में, चाहे इसको। मतलब एग्जाम में तो हमें यू पीपल हैव टू सिंपली हिट द ऑप्शन। तो सपोजिंग और इफ को इकट्ठे नहीं लिखते स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। चलिए 17 देखेंगे, सेम वही ट्रिक आ गया, हैड प्लस V3 अभी बताया आपको, और यहां पे लगा रहा है वुड अलाउ।
अभी पीछे क्या बताया आपको शॉर्टकट, अभी बताया था, देखना जरा, ये बताया था, आप देख सकते हो। जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, परफेक्ट स्टेट आती है, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ मॉडल का हमेशा ही परफेक्ट स्टेट को लिखा जाता है, वो गलती है उसमें। वो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रहा है, जबकि वुड हैव प्लस V3 आएगा उस वाक्य में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है, बोला हैड आई नोन हिम सो आई वुड अलाउ, तो यहाँ पे बी पार्ट में आ रहा बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा वुड हैव अलाउड, अलाउ की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे अलाउड। So had I known him, I would have allowed him to enter my house. This could be the right answer. ऐसे बनेगा ये। चलिए 18 पे चलते हैं। Same. Had the river overflown its bank. Bank होता है किनारा, है ना, मतलब कई बार ओवरफ्लो हो जाती है, कई बार पानी बाहर को आता है, वो लहरें आती हैं बाहर को, तो बोल रहा है फ्लड वुड हैव कम। अब देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, अभी बताया आपको हैड प्लस V3 होता है, राइट, तो और आगे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है। अब कम की थर्ड फॉर्म पहले तो बता दूं आपको, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम ही होता है। कई बच्चों को यहाँ पे भी डाउट रहता है कि पता नहीं कम की थर्ड फॉर्म केम होती है, तो एक बात का ध्यान रखना, कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। शी हैज कम, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म है कम वहां पे, राइट। सो कम केम कम होता है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे हैड के साथ V3 तो आती है, लेकिन देखो एक फ्लाई होता है, एक आपका फ्लो होता है, और एक आपका ओवरफ्लो होता है। जो एग्जामिनर होता है ना, जो पेपर सेटर होता है, बड़े चालाक होते हैं। ये तीन वर्ब्स का ध्यान रखना हमेशा। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। अब फ्लाई की फ्लू और फ्लोन होती है, अब बच्चा ये सोचेगा कि शायद ओवरफ्लो ओवरफ्लू ओवरफ्लोन होता होगा, तो एक बात आपको बता दूं, ये वर्ब गलत है, यहाँ पे ए पार्ट रॉन्ग बनेगा, ये ओवरफ्लोन जो लिख रहा है ये रॉन्ग है। एक्चुअली फ्लो होता है स्टूडेंट्स बहना, जितनी भी ये बहाव वाली वर्ब्स होती है, जो बहने वाली वर्ब्स होती हैं, इनके साथ हमेशा ही ईडी लगता है, ध्यान रखना, आपने एरर बनता है। कई एग्जाम्स में देखा मैंने, ओवरफ्लो वर्ब का क्वेश्चन आता है, कई बार ओवर फ्लू दे देगा, ओवरफ्लोन दे देगा, जबकि आपको यहाँ पे करना है फ्लो की वर्ब बनेगी सेकेंड आपकी फ्लोड, और थर्ड भी बन जाएगी आपकी यहाँ पे फ्लोट, राइट। और ओवरफ्लो की भी बन जाएगी बेटा, ओवरफ्लोन जो लिख रहा है, तो हम यहाँ पे ओवरफ्लो लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में, नहीं आएगा ओवरफ्लो, सेकंड में बनेगा ओवरफ्लोड, राइट वर्ब होती है ओवरफ्लोड, थर्ड में भी सेम। तो आंसर मिल गया हमें, हैड के साथ V3 आएगी, लेकिन ओवरफ्लोन तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ओवरफ्लोड वुड बी द राइट आंसर। सो हैड द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक, फ्लड वुड हैव कम, ठीक है। तो ये एक क्लोज कंडीशन है, तो ये शॉर्टकट आपने ध्यान रखना, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। 19 का देखो, और इफ ही हैड कॉल्ड, अब ये शॉर्टकट हैड प्लस V3 के साथ भी चलता है, और ये इफ के साथ हैड प्लस V3 के साथ भी चल पड़ता है। फर्क ये है कि वो उसमें इफ नहीं आता जो अभी तक हमने पढ़ा, ये दोनों ही सही है, एग्जिस्टेंस दोनों शॉर्टकट्स का है, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3 वो भी सही है, इफ प्लस हैड प्लस V3 और आगे वुड हैव प्लस V3 ये भी सही है। बोथ द शॉर्टकट्स आर, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, दिस इज आवर प्रिंसिपल क्लॉज P.C, और ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कंजंक्शन के साथ जो भाग लिखा जाता है उसको सबऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। इफ ही गोज देयर, इफ ही कम्स हियर, ठीक है, तो आई शैल गिव हिम माय बुक, राइट। सो इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, कि अगर उसने मुझे कॉल की होती तो मैं उसे इन्फॉर्म कर देता। इसका अंडरस्टूड मतलब है, इस शॉर्टकट को बोलते हैं क्लोज्ड कंडीशन। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जैसे आप बोलते हो अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं तुम्हारी शादी अटेंड कर लेता। तो इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। इसका मतलब है कि पास्ट में तुमने वो काम नहीं किया था, इसलिए प्रेजेंट में आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है, ठीक है। इफ यू हैड इनवाइटेड मी, कि अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता, इसका अंडरस्टूड मतलब क्या हो, बट यू डिडंट, मतलब तुमने नहीं किया था, पास्ट में तुमने नहीं किया था ऐसा, इसलिए आज मुझे प्रेजेंट में बोलना, फिर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुमने मुझे बुलाया होता, इनवाइट किया होता, तो तुम्हारी शादी में मैं आता। तो इसका मतलब ना तो तुमने मुझे बुलाया, ना ही मैं वहां गया, राइट। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कंडीशन का नाम क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड होती है, ठीक है। तो वुड हैव प्लस V3 आएगा बेटा, तो यहाँ पे वुड के साथ क्या आना चाहिए, हैव, और या इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड, इट शुड वुड हैव इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, राइट। तो 19 का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, राइट। ऐसे बनेगा सही इस शॉर्टकट के आधार पे।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 20, अनलेस आई डोंट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। जब तक मैं उसके टिकट नहीं देखता हूं तो मैं उसको यहां बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, पहली बात अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल टाइम बताता है। दोनों का डिफरेंस लिख देता हूं यहां। जो अनटिल होता है और एक आपका टिल वर्ड होता है, इन दोनों का काम होता है बेसिकली टाइम रेंज को बताने का, टाइम रेंज। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि आई विल बी देयर टिल 12 o'clock, डोंट गो हेयर एंड देयर अंटिल आई कम। दोनों का हिंदी के मीनिंग के हिसाब से डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, मीनिंग दोनों का सेम होता है हिंदी में, जब तक नहीं। ठीक है, तो जब तक मैं नहीं आया तो तुम इधर उधर मत चले जाना। तो मैं एक टाइम रेंज बोल रहा हूं आपको कि आप मेरी आने तक मत है, जब तक मैं नहीं आता हूं तो आप इधर उधर मत चले जाना। तो कहीं ना कहीं ये टाइम है, तो फिर मैं अंटिल से बोलूंगा अंटिल, मतलब यू डोंट गो हेयर एंड देयर अंटिल आई कम, कि जब तक मैं नहीं आता हूं, अंटिल आई कम, राइट। तो वो टाइम है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा रहा है कि भाई मैं जब तक तुम्हारा टिकट नहीं देखूंगा ना मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। अब ये तो टाइम कंडीशन का चक्कर हो गया, अनलेस का लिख देता हूं, या अनलेस हमेशा ही आपकी बताता है कंडीशन को, ये बताता है कंडीशन, राइट। अंटिल बताता है, टिल बताता है टाइम रेंज को। लेकिन यहाँ पे कंडीशन के लिए तो सही लिख रहा है अनलेस, लेकिन पता क्या होता है, ये वर्ड ना खुद में ही नेगेटिव भी होते हैं बेटा, ध्यान रखना। अंटिल है आपका, अनलेस है, फिर आपका सेल्डम है, कभी कभार नेगेटिव होता है, राइट। फिर आपका जो है प्रिवेंट है, फॉरबेड है। तो दीज वर्ड्स इटसेल्फ नेगेटिव होते हैं खुद में। कभी आप फॉरबेड के नॉट थोड़ी, इनके साथ कभी डोंट थोड़ी लिखोगे, ये तो डबल नेगेटिव हो जाएगा। ये आप अंटिल भी लिख रहे हो, अनलेस भी लिख रहे हो, डोंट भी लिख रहे हो, डबल नेगेशन। इसको हटाओ यहां से, ये पट गलती है। अनलेस आई सी हिज टिकट, ठीक है, मैंने बोला अंटिल आई कम, तो मैंने ऐसे थोड़ी बोला अंटिल आई डोंट कम, रॉन्ग नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू कीप। आप बोलते हो मेरे दोस्त ने मुझे वहां जाने से रोका, प्रिवेंट क्या होता है, रोकना। तो आप कैसे बोलोगे, आपको प्रॉब्लम बना के देगा, एरर देगा, बोलेगा माय फ्रेंड प्रिवेंटेड मी नॉट टू गो देयर। तो अगर ऐसे आ रहा है सेंटेंस माय फ्रेंड प्रिवेंटेड मी नॉट टू गो देयर, तो वहां पे आपको नॉट को हटा के आना है, क्योंकि प्रिवेंट अपने आप में ही नेगेटिव है। तो आप सही सेंटेंस बोलोगे माय फ्रेंड प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, राइट। और फॉरबेड का मतलब मना करना होता है, फॉरबेड, फॉरबिड, फॉरबिडन होता है। फॉरबेड फर्स्ट फॉर्म होती है, फॉरबिड इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और फॉरबिडन इसका आपका थर्ड फॉर्म होता है, राइट। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। अब आप बोलते हो कि मेरे फादर ने मुझे स्मोकिंग करने से मना किया, सो माय फादर फॉरबिड मी नॉट टू स्मोक, ऐसे देगा। तो आपको ये नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट को ध्यान में रखना होता है कि अंटिल है, अनलेस है, हार्डली है, नो सूनर है, सारे नेगेटिव होते हैं ये। ठीक है, इनके साथ कभी भी इंग्लिश में नेगेशन यूज नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर देता है, आपका नॉलेज चेक करता है कि क्या आपको पता है कि देयर आर सम नेगेटिव वर्ड्स इन इंग्लिश। उनके साथ ना तो आप कभी डोंट, डजंट, हैवंट, हैजंट, वाजंट, वरंट, डिडंट कुछ नहीं लेते। ये दीज नेगेटिव वर्ड्स नेवर टेक। अगर आप डोंट भी लगा रहे हो, अंटिल भी बोल रहे हो, डबल नेगेशन हो जाएगा, आपका सेंटेंस 100% एब्सोल्युटली इनकरेक्ट चला जाएगा। तो आपको वहां पे डोंट को, डिडंट को, हैजंट को, हैवंट को काट के आना है इनके साथ, राइट। तो ये था बेसिकली, इसमें मैंने थोड़े से आपको एरर्स करवा दिए और थोड़े से हमने इडियम्स डिस्कस करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।